हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को देखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जैसे कि एक नंबर में सवाल दिया हुआ है, एक नंबर में दिया हुआ सवाल है 140। ठीक है, एक नंबर का ए नंबर सवाल है। ठीक है, पहला का एक नंबर सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले सवाल को हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। गुणनखंड के रूप में कैसे तोड़ेंगे, देखिए 140 को काटेंगे 2 के पारा में कितना बार में कट जाएगा, 70 बार में। ठीक है, 70 तो 140, फिर 2 के पारा में काटेंगे तो 70 कट जाएगा 35 बार में। 35 को फिर हम 5 से काटेंगे, 5 से कट जाएगा 5 से तो 35 बार में। यानी 140 का पूरा क्या हो चुका है, गुणनखंड हो चुका है। अब देखिए इसको लिखा कैसे जाएगा, हम लिख देंगे 140 और इसे जो है गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए 140 को तोड़ने पर आया कितना है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यही है। अब जो हम इसको थोड़ा सजा कर लिख देंगे, हमारा सवाल बन जाएगा। जैसे 2 जो है 2 बार लिखा है तो हम इसको लिख देंगे 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7, यह हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह से हमको क्या करना है, इसी को कहते हैं कि संख्याओं को गुणनखंड के रूप में क्या करना, व्यक्त करना। ठीक है, चलिए हम दूसरा नंबर सवाल बनाते हैं। दूसरा नंबर सवाल है 156। 2 नंबर में सवाल कितना है, 156। आइए इसको तोड़कर हम लोग देखते हैं, वही ना है 156। ठीक है, देखिए 156 को हम कैसे तोड़ेंगे, उसी तरह 2 से कटेंगे, 2 सते 14 2 8 16। ठीक है, 2 से कटेंगे 2 3 6 2 9 18। ठीक है, 3 से कटेगा 13 3 39 बार में। ठीक है, अब 156 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, 2 को 2 बार है तो लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 3 को एक बार लिखेंगे और 13 को एक बार लिख देंगे। यह हो गया क्या, हमारा दूसरा नंबर सवाल। इसी प्रकार सेम टू सेम तीसरा नंबर सवाल भी ऐसे ही है, कितना है 3825। 3 नंबर सवाल कितना है 3825। अब इसको भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो चलिए तोड़ते हैं। ठीक है, 3825 सबसे पहले इसको भी तोड़ने का प्रयास करेंगे। 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि इकाई की जगह पर क्या है 5 है, जो 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं भाई कटता है कि नहीं कटता है। 8 3 11 8 2 10 5 15 3 18, जोड़ने पर क्या आ रहा है 18 आ रहा है, और 18 एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है। इसका मतलब वो कि यह संख्या 3 से कटेगी। ठीक है, 300 काटने का प्रयास करते हैं। 3 से कटेगा, 3 इकाई 3 मत में, 3 दूना 6 मत में 2 जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15, 1275 बार में। ठीक है, फिर यह 3 से कटेगा, 7 3 10 5 15, 3 से कटेगा, 3 चौका 12 3 दूना 6 एक जगह 3 5 15। ठीक है, अब ये संख्या जो है 3 से कटेगा कि नहीं देखते हैं, 4 2 6 5 11, यह 3 से नहीं कटेगा। अब जो है इस संख्या को देखेंगे, इकाई की जगह पर कितना है 5 है। जब इकाई की जगह पर 5 और 0 रहता है तो यह संख्या 5 से कटती है। इस संख्या को हम 5 से काटेंगे। ठीक है, 5 से कटेगा 5 बटे 40, 2 जाएगा इसमें तो क्या हो जाएगा 50 25। ठीक है, 85 बार में कटेगा, फिर 5 से कटेगा कितना बार में, 17 बार में, 17 5 85। ठीक है, अब 3825 को गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुना 17। ठीक है, अब देखिए 3 जो 2 है 2 बार है तो लिखेंगे 3 का पावर 2 गुना 5 2 बार है तो लिखेंगे 5 का पावर 2 गुना 17 2 एक बार है तो लिखेंगे 17। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, ठीक है, चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर सवाल है 5005। 4 नंबर सवाल है 5005। इसको हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यह संख्या को काटने का प्रयास कर रहे हैं। 5005 का काटेंगे। ठीक है, किस संख्या से कटेगा, 5005 जो होता है सबसे पहले 5 से कटेगा। ठीक है, 5 से कटेगा एक बार में, ये जाएगा 0 0 1। ठीक है, यह संख्या कितना से कट गया, 5 से कट गया। 5 से कटने के बाद यह संख्या कितना से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से देख लिया जाए, 7 3 10 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, यह संख्या एक ही बार में 11 से कटेगा। ठीक है, 11 से काट रहे हैं, 11 से 100 कटता है कितना बार में, 9 बार में, 11 9 99, एक जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यह संख्या 7 से भी कट जाता है। ठीक है, अब देखिए 91 जो है 7 से कटेगा। ठीक है, 13 7 91 हो गया। यानी 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5 गुने 11 गुने 7 गुने 13, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आइए हम लोग बनाते हैं चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल कितना है, 74 29, सॉरी 5वां नंबर सवाल 74 29। 74 29 हम सवाल को क्या करते हैं, बनाते हैं। इसको काटने के लिए देखिए क्या करेंगे, 74 29। देखिए सबसे पहले 9 2 11 4 7 4 2 6 7 13 13 और 9 कितना होता है 22, या 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम काट कर देख रहे हैं कितना से, 7 से। 7 कहीं 7 7 5 35 7 6 42 नहीं कटेगा। ठीक है, 9 से नहीं कटेगा, 10 11 से काट कर देख रहे हैं, 11 5 55 11 6 66 66 4 8 जाएगा 82 हो जाएगा, 11 7 77, यानी 3 2 5 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 59 नहीं कटेगा। 11 से नहीं कटेगा, उम्मीद है 13 से कट जाना चाहिए। ठीक है, 13 से कटेगा, 13 से देखा जाए 13 से कटा कि नहीं कटा देखा जा रहा है। ठीक है, 13 5 65 13 6 78 13 5 65 यानी 5 4 9 आ जाएगा, 92 हो जाएगा। 13 2 26 13 39 13 चौका 52 13 5 65 13 78 13 7 91 13 7 कितना हो गया 91, एक आ जाएगा, तो इसमें जो 19 13 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, यह संख्या जो है 13 से भी नहीं कटेगा, तो फिर कैसे काटे। 13 के बाद जो है अगला अभाज्य संख्या क्या होता है, 13 के बाद होता है 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16
यानी एक की बारी 17। अब यह संख्या को हम 17 से काट कर देखेंगे कटेगा क्योंकि 17 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 17। ठीक है, 17 से काट कर देख रहे हैं 74 29 को। ठीक है, 17 17 में 34 17 51 17 51 17 51 17 51 17 चौका 68 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर बच गया 6 में 6 गया 38, ऊपर से क्या उतरा 2। ठीक है, 17 34 17 51 17 51। ठीक है, 2 में से गया 1, 6 में से 5 गया 1, 11 ऊपर से उतरा 19 17 55 17 17 17 51 17 65 85 87 102 17 7 119 कट जाएगा कितना बार में जी 437 बार में। 17 के पारा में जो है 437 बार में हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा 437। और फिर 17 के अब 437 जो है किस पारा में कटेगा, देखिए 17 के 34 34 यानी 6 3 9 जाएगा तो 97 हो जाएगा। 17 के पारा में अभी नहीं कटेगा। ठीक है, 17 के बाद अगला अभाज्य संख्या होता है कितना 19। 19 से काट कर देखेंगे संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 437 को काट रहे हैं हम लोग 19 से। 19 दूना 38 19 3 57 19 दूना 38। ठीक है, 17 में से 8 गया 17 में से 8 गया 9। ठीक है, और यहाँ पर बच गया कट गया। ठीक है, ऊपर से उतरा 3 19 दूनी 38 57 के 36 नहीं कटेगा। 19 से भी नहीं कटेगा। एक ही बार में यह संख्या अब क्या चीज से कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 19 से नहीं कटेगा, 20 21 22 23 एक ही बार में 23 से काट कर देखेंगे। अब जो है 437 को हम जो है 437 को जो है 23 से काट कर देखेंगे। 23 दूना होता है 46 23 से कम 23 3 में से 3 गया 0 4 में से 2 गया 2 20। ठीक है, ऊपर से उतरेगा 7। ठीक है, 3 3 9 3 चौका 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 3 4 यह जो है 3 9 27 23 नवा काट कर देखा जाए। ठीक है, 9 3 27 के साथ 9 दूना 18 19 20। ठीक है, 23 बार में कट गया। ठीक है, 23 के पारा में कट गया कितना बार में 19 बार में। इसका मतलब हो गया 19 से भी कट जाना चाहिए। ठीक है, 19 के पारा में भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 19 के पारा में भी क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 23 से काट दिए इसको कितना बार में 19 बार में, यानी हमारा सवाल का उत्तर क्या हो गया 74 29 का गुणनफल कितना हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23 17 गुने 19 गुने 23। ठीक है, यह हो गया हमारे सवाल का उत्तर। ठीक है, यह था क्या था कि अभाज्य गुणनखंड विधि अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से क्या करना है, निम्नलिखित का गुणनफल लिखना है, यानी गुणनफल के रूप में गुणा के रूप में इसको व्यक्त करना है। ठीक है, आशा कर रहा हूं समझ में आया होगा। ये रहा आपका 2 नंबर सवाल। चलिए हम लोग करते हैं दूसरा नंबर सवाल। ठीक है, चलिए 2 नंबर सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, 2 नंबर सवाल दिया हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होता है। ठीक है, जैसे 1 नंबर सवाल है, 1 नंबर 2 का पहला नंबर सवाल है। ठीक है, क्या दिया हुआ है 26 और 91 26 और 91। ठीक है, अब बोल रहा है इसका आप क्या कीजिए HCF और LCM निकालिए। ठीक है, और निकालने के बाद जांच कीजिए कि क्या इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो रहा है LCM गुने HCF के कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं इसका क्या करना है HCF और LCM निकालने। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे आसान विधि गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे इसका LCM और HCF निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले 26 का क्या करेंगे हम गुणनखंड कर रहे हैं। ठीक है, 2 से कटेगा ये 13 बार में। ठीक है, बस 91 का करेगा 7 से कटेगा 13 7 91 बार में। ठीक है, यानी पहला 26 का गुणनखंड कितना हो गया 2 गुना 13, 91 का गुणनखंड कितना हो गया 7 गुने 13। तो हम लोग को पता है कि HCF किसे कहते हैं, HCF ऐसी संख्या होता है जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है 13 है। ठीक है, तो यही HCF हमारा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। और LCM क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे गुना, जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी लिख देंगे 13 गुने 7। ठीक है, अब जो है दोनों को गुना कर रहे हैं। ठीक है, 13 गुने 7 दूना 14, 13 में 14 से गुना करो 13 चौका 52 के 2 हाथ में 5 13 कम 13 5 18 182 13 26 13 43 चौका 52 के 2 5 13 कम 13 5 18 182, यानी HCF हो गया 13 और LCM हो गया कितना 182। अब हमको जांच करना है कि दोनों संख्या जो 26 और 91 दिए हैं इसका गुणनफल HCF गुने LCM के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, कितना दिया है 2 संख्याओं का गुणनफल, एक दिया है संख्या 26 और गुणे दूसरा दिया है 91, दोनों का गुणनफल कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग जो है जल्दी जल्दी इसको गुणा कीजिए। ठीक है, 26 और 91 का गुणा हम यहाँ पर कर रहे हैं 91 26 6 एकम 6 6 9 54 2 एकम 2 2 9 18 6 4 2 6 8 5 13 का 3 1 1 2 23 66 कितना हो गया 23 66। ये तो हो गया 2 संख्याओं का गुणनफल। अब हम देख रहे हैं क्या जो LCM और HCF और LCM निकला है इसका भी गुणनफल करने के बाद हमारा 23 66 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे LCM गुने HCF बराबर क्या हुआ है, LCM कितना आया है जी 182 गुने HCF कितना आया है 13। अब 13 में इतना से गुना करके देख रहे हैं 13 दूना 26 के 6 13 55 6 104 104 2 कितना होता है 106 के 6 हाथ में लगाया कितना 10 13 कम 13 10 कितना होता है 23। ठीक है, 23 66 आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह क्या हो गया, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अतः 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे क्या लिखेंगे 2 संख्याओं का
गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। प्रूव। यही साबित करना था क्या कि आपको साबित कीजिए कि जो संख्या दिया हुआ है इन दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुने LCM के कि नहीं है। तो देखिए हम लोग को दो संख्या दिया है 26 और 91, गुणनफल किए थे 2366 आया, LCM और HCF निकाल के गुणा किए तो उसका भी उत्तर कितना आया 2366 आया। तो वही चीज लिख दिए, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। 510 और 92, 2 नंबर सवाल कितना है 510 और 92। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं को क्या करना है गुणा करना है और एलसीएम एचसीएफ निकाल कर देखना है कि उसके भी गुणा करने पर उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम 510 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 510 का गुणनखंड कर रहे हैं, देखिए कर रहे हैं। 2 से कटेगा 2 दूनी 4, एक जाएगा 3 जाएगा 2 पचे 10, एक जाएगा तो 2 पचे 10। ठीक है, 5 बार 10 2 12, 3 से कटेगा 3 8 24, 0 एक जाएगा 3 पचे 15। ठीक है, अब 3 से 8 5 13 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 17 बार में, यानी 510 का गुणनफल कितना हुआ जी 2 गुने 3 गुने 5 गुना 17। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरह 92 का कर रहे हैं। 92 का करें तो क्या हो जाएगा 2 से कटेगा 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 से कटेगा 23 बार में, 23 में 46। ठीक है, यानी 92 का गुणनफल कितना हो गया, गुणनखंड कितना हो गया 2 गुने 23। ठीक है, यह हो गया हमारा सबसे पहला काम गुणनखंड करिए। और गुणनखंड करने के बाद HCF और LCM कैसे निकलता है पता होगा। ठीक है, HCF दोनों में एक जैसा हो, दोनों में एक जैसा क्या है, यहाँ पर 2 है और कोई जो है कॉमन नहीं है, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 2। HCF कितना हो जाएगा 2, तो LCM कितना हो जाएगा LCM बराबर। ठीक है, कितना हो जाएगा, दोनों में कॉमन है उसको एक बार गुना, जो कॉमन है उसको भी एक बार लिखेंगे। 3 5 2, 3 गुने 5 गुने क्या है 17 गुने 2 गुने 23 है। तो आइए हम लोग इसको गुना करके देखते हैं। ठीक है, 2 3 6, 6 पचे, देखिए आइए हम लोग इसको गुना करते हैं। 2 3 6, 6 पचे 30। ठीक है, 30 में 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 30 दूना 60 होगा। ठीक है, 60 गुने 5 से कितना बच गया, अब ये 5 3 15 दूना 30, 30 दूना 60, अब बच गया 17 गुने 23, है ना बच गया। तो आइए हम लोग गुना करते हैं। 23 से 60 में गुना करें तो कितना हो जाएगा जी 6 3 18 के 8, 6 दूना 12, 6 3 18 के 8 हाथ में लगा 1, 6 दूना 12 1 13, 138, एक 0 है तो 0, गुना क्या बच गया 17। अब इससे गुना कर रहे हैं 0 17 50 50 17 6 102, 17 7 119, 17 8 कितना होता है 17 6 117 8 126, है ना, है 17 8 136 के 6 हाथ में कितना हो गया 136 के 6 हाथ में लगा 13, 17 3 51, 3 54, 10 64 के 4 हाथ में लगा 6, 17 कम 17, सॉरी। ठीक है, हम इसको जो है यहाँ पर गुना कर रहे हैं 13 8 0 और 17 में गुना कर रहे हैं। ठीक है, 0 7 8 56 के 6 हाथ में लगा 5, 7 3 21 5 26 के 6 हाथ में 2, 7 1 7 2 9, ये जगह 13 सॉरी 0 8 3 1 0 6 8 14 का 4 9 3 12 1 13 का 3 1 1 2 23 46 0। ठीक है, कितना हो जाएगा 23 46 0। 23 46 0 क्या हो गया गुना करने के बाद हो गया। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये हो गया हमारा कितना LCM, यह जो संख्या निकला है क्या निकला है LCM निकला है। तो हमारा सवाल नहीं बना, सवाल अभी क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF है कि नहीं, इसको जांच करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना है जी 510 गुना 92। ठीक है, आइए इसको हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुना कर रहे हैं 510 और 92 में 2 0 0 2 एकम 2 2 पचे 10, 9 0 0 9 एकम 9 9 पचे 9 45। ठीक है, इसको जोड़ दिए तो कितना हो जाए 0 2 9 5 1 6 4। ठीक है, 46 92 2 46 92 0। ठीक है, यह हमारा क्या हो गया दो संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे HCF गुने LCM बराबर क्या हो जाएगा, HCF कितना है 2 गुने LCM कितना आया है 23 46 0। दोनों को गुणा करें, 2 में 0 से गुणा किया 0 2 6 12 का 2 हाथ में लगा 1 2 चौका 8 1 9 2 3 6 2 दूनी 4 46 92 0। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल, दो अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। प्रूफ।
ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, सवाल बन जाएगा। ठीक है, आशा कर रहा हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल जो है आप लोग बनाकर, ठीक है, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उसका आया है कि नहीं है, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल सही है या नहीं है, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ आया है या नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब अगला सवाल करते हैं। ठीक है, 3 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस वाले सवाल को हम क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अगला 3 नंबर सवाल क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तो और आसान सवाल है। ठीक है, जैसे 1 नंबर सवाल दिया हुआ है, तीसरा नंबर का 1 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, एक सेकंड, तीसरा नंबर का 1 नंबर सवाल दिया हुआ है 12, 15, 21। ठीक है, अब इसका जो है हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में तोड़े जाए। ठीक है, देखिए सॉरी गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ा जाए। तो 12 को हम गुणनखंड करेंगे, 12 का गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, यानी 12 का गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 3। 15 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा 5 मर्थ में, यानी 15 का गुणनखंड कितना हो गया, 3 गुना 5। 21 का करेंगे गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 से 7 मर्थ में, यानी 21 का गुणनखंड कितना हो गया, 3 गुना 7। तो सबसे पहला चीज हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, जो तीनों में कॉमन होगा। तीनों में क्या है जो तुमको कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है, तीनों में कॉमन दिखाई देने वाला यह है, देखिए 3 यहाँ पर जो तीनों में दिखाई दे रहा है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 आंसर। लेकिन यहाँ पर सवाल हमसे पूछा है एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, देखिए जो तीनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, 3 बराबर वैसे संख्या जो कम से कम दोनों में हो उसको भी हम एक बार लिखेंगे। देखिए इसमें तो नहीं दिया है कि वैसे संख्या जो 2 में हो, फिर आगे सवाल में हम बता देंगे क्या होगा। ठीक है, इसको एक बार लिखेंगे, इसको एक बार लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, सबको गुना कर देंगे। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 25 60, 7 6 42, यानी 420। इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 420 हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 नंबर सवाल बनाते हैं। ठीक है, देखिए 2 नंबर सवाल में और क्लियर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल है 17, 23 और 29। 17, 23 एंड 29 ये सवाल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो आप लोग सबको पता है 17 का गुणनखंड कितना होता है, 1 गुना 17। 23 जो है क्या है, खुद एक अभाज्य संख्या है, यानी 1 गुना 23। क्या हो गया, 29। 29 क्या है, ठीक है, 29 क्या है, तो 29 भी एक अभाज्य संख्या है, इसका भी गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 गुने 29। अब सबसे पहला चीज यहाँ पर एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा, तीनों में 1 हो जाएगा, और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो है गुना हो जाएगा, 17 गुना 23 गुना 29। देखिए यह तीनों जो है क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको फिर से एक नए वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, देखिए ये 17, 23 और 29 ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। और याद रखिएगा सवाल पूछता है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल सॉरी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो होता है हमेशा 1 होता है। याद रखिए कोई भी अभाज्य संख्या कितना भी बड़ा हो, अगर वह अभाज्य संख्या है तो उसका एचसीएफ कितना होता है, एलसीएम। और उसका एचसीएफ तो हो गया 1, लेकिन उसका एलसीएम कितना होगा, तो उसका एलसीएम जो होता है गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि ए और बी क्या है, 2 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो आपको इसका क्या बताना है, एचसीएफ और एलसीएम बताना है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या रहे तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1, और एलसीएम कितना हो जाएगा, वही संख्या का गुणनफल ए और बी मिलकर क्या हो जाएगा, ए बी। यह हो जाएगा क्या, यह सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, बहुत बार पूछा भी है, हर साल पूछता है। ठीक है, तो देखिए हम तो एक अभाज्य संख्या है तो इसका एचसीएफ निकाल दिए 1, अब इसका एलसीएम निकाल के क्या करेंगे, तीनों को गुना कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, तीनों को गुना कर लेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं आगे वाले सवाल, तीनों को गुना करने पर एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। ठीक है, इस सवाल का उत्तर कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 8, 9 और 25। क्या सवाल है, 3 नंबर 8, 9, 25। ठीक है, देखिए 8 का गुणनफल करें, गुणनखंड करें तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 2। 9 का करें तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 3। 25 का करें तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 5। ये देखिए अब हम लोग को इसमें क्या निकलना है, एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हम बताए थे जो सब में कॉमन हो उसी को क्या कहेंगे, एचसीएफ कहेंगे। इसमें तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तो क्या करेंगे इस स्थिति में, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एक कॉमन होता है सर। ठीक है, इन सभी संख्याओं में एक कॉमन है, जब कुछ भी नहीं मिले तो सीधे आंख मूंद कर क्या लिख देंगे, एचसीएफ बराबर 1। ठीक है, जब कुछ भी कॉमन नहीं मिले तो एलसीएम क्या लिखाएगा, एलसीएम लिखने के लिए क्या करेंगे, तीनों को आपस सबको आपस में क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर दे रहे हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8
ठीक है 8 और 8 पचे 40, 4 पचे 20, 200, 200 में 3 से गुना होगा, 2 तिहाई 600, 6 त्रिका 1800, कितना हो जाएगा 1800। ठीक है ठीक है। इसके पहले वाले सवाल का हम क्या किए थे, गुना छोड़े हुए थे। इसके पहले वाले सवाल में आप लोग कमेंट करके बताइए कि गुना करने के बाद कितना उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसका क्या हो गया, उत्तर 1800 हो गया। HCF 1 हो गया और LCM कितना हो गया 1800 हो गया। ठीक है, आशा कर रहा हूँ 3 नंबर तक सवाल आपको समझ में आया होगा। 4 नंबर सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से हमेशा आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आइए हम लोग उसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। देखिए अगला सवाल है कि HCF क्या दिया हुआ है, HCF 306,657 बराबर 9। ठीक है, LCM 306,657 बराबर वाट। यानी क्या दिया हुआ, इस सवाल में खुद हिंट किया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है कि HCF 306 और 657, यानी 306 एक संख्या है, 657 भी एक संख्या है, दोनों का HCF आ रहा है 9। अब हम लोग को क्या करना है, इसी दोनों संख्या का क्या करना है, LCM बताना है क्या होगा। ठीक है, तो ये सबसे आसान सवाल है। ठीक है, यह जो है जैसे हम लोग 2 नंबर सवाल कैसे किए थे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुने HCF के। पढ़े थे ना कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF होता है। ठीक है, यह सवाल हम लोग 2 नंबर सवाल में बनाए हुए थे। इसी चैप्टर का 2 नंबर सवाल बनाए थे और साबित भी किए थे कि 2 संख्या का गुणनफल करने पर LCM गुने HCF जो है दोनों आपस में बराबर आ रहा है। ठीक है, उसी आधार पर हम क्या करेंगे, इस सवाल को बनाएंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, यह एक संख्या है जिसको मान लेंगे हम, यह पहली संख्या है। तो मान लो पहली संख्या ये मान लो कितना दिया हुआ है 306। उसके बाद दूसरी संख्या B दिया हुआ है कितना, मान लो 657। अब बोल रहा है एक और चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, HCF बराबर कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। अब हमको ज्ञात करना है कितना, LCM बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, A और B का गुणनफल AB बराबर क्या होता है, LCM गुने HCF होता है। अब देखिए पहली संख्या कितना दिया हुआ है 306 गुने दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 657, 657 बराबर LCM निकालना है गुने HCF कितना दिया हुआ है 9। बस सवाल बन गया। समीकरण की तरह LCM को इधर रखेंगे, गुना के रूप में 9 है, बराबर की तरह तो भाग में हो जाएगा। देखिए बना रहे 306 गुने 657 बट्टा में क्या हो जाएगा 9 बराबर क्या हो जाएगा LCM हो गया। अब देखिए ये काट लेंगे कितना से, 9 से कट जाएगा, 3 से कटेगा 3 मर्थ में, 3 से कटेगा 3 एकम 3 0, 3 दूना 6 102 मर्थ में, 3 से कट जाएगा 3 एकम 3 और 3 से कट जाएगा कितना बार में, 3 से कट जाएगा ये 3 3 9 और 3 4 34 बार में। ठीक है, अब LCM बराबर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, LCM बराबर कितना हो जाएगा जी 34, 3 3 9 1 3 4 ठीक है 34 गुने 657। अब दोनों को गुना करने के बाद जो आएगा लिख दिया जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, इसको भी गुना कर लेते हैं। 657 गुना कर रहे हैं 34 से, 4 7 28 के 8 हाथ में लगा 2, 4 5 20 2 22 हाथ में लगा 2, 4 6 24 25 26 के 6 3 7 26 का 26 हो जाएगा, 3 7 21 3 5 15 2 17 का 7 3 6 18 1 19 8 3 6 7 13 का 3 9 2 11 1 12 का 2 1 1 2 22 33 8 कितना आ रहा है, यानी हमारा LCM कितना आ रहा है जी 22 33 8 हमारा LCM आ रहा है। बात खत्म। अगर 2 संख्या दिया हुआ है उसका HCF 9 दिया है, LCM निकालना है तो यह फॉर्मूला लगाएंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF होता है और इस आधार पर क्या करेंगे हम लोग सवाल को बनाएंगे। इसका उत्तर कितना आया 22 33 8। ठीक है, आशा कर रहा हूं सवाल समझ में आया होगा। यह VBA सवाल है, इस टाइप का और भी सवाल बहुत सारा सवाल क्या होता है बोर्ड एग्जाम में पूछता है, जो यह क्या है हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको अगला सवाल देखिए। बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, आप लोगों को पता है कि प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है जी 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट करके प्राकृत संख्या होता है, यानी 1 से शुरू होने वाली सभी धनात्मक संख्या क्या है प्राकृत संख्या। ठीक है, सवाल बोल रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n क्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, संख्या क्या दिया हुआ है 6 के पावर n 0 पर समाप्त होता है। मतलब क्या है, सवाल क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। और जांच करना है कि 6 के पावर n जो है 0 पर समाप्त होती है कि नहीं होती। ठीक है, देखिए हमारे पास संख्या दिया है 6 के पावर n। अब हम क्या करेंगे, यह n जहां n क्या है, सॉरी देखिए ये संख्या दिया है 6 के पावर n, जहां n क्या है जी n एक प्राकृत संख्या है और इस n की जगह पर हम बारी बारी से क्या रखेंगे, मान रखेंगे और मान रखने के बाद चेक करेंगे कि किसी भी संख्या 6 के पावर n रखने पर कोई भी ऐसा मान आ रहा है जो 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए जैसे देखते हैं क्या दिया हुआ है, n बराबर क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं। जब n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 के पावर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6,
देखिए तो क्या 0 पर समाप्त हो रहा है, अंत में 0 आया नहीं है, 6 आया। अगर n बराबर क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 6 के पावर 2, तो लिख देंगे 6 6 1 36। अब देखिए तो क्या अंत में 0 आ रहा है, यह सवाल क्या बोल रहा है कि साबित करना है कि 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है। भाई होगा नहीं करेगा तो कैसे देखेंगे। इसी प्रकार n 6 के पावर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया 6 गुने 6 गुने 6, तीनों को गुणनखंड किया तो कितना हो जाएगा 6 6 36 गुणा करें तो 6 6 36 का 6 36 का 18 19 20 का 216। देखिए तो ये भी क्या हो गया 6 पर समाप्त हो रहा है, यानी 6 का पावर n जो है किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, यानी n का मान कुछ भी रख दे तो वह कभी भी 0 पर क्या होगा, समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। देखिए 6 के पावर n संख्या दिया हुआ है, बारी बारी से हम n जो है n का मान रखेंगे। n क्या है, सवाल में बोल रहा है कि n एक प्राकृतिक संख्या है। अब n के जगह पर हम 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, कितना आया, तभी भी इकाई की जगह पर, यानी अंत में अंत में क्या हुआ 0 नहीं आया। यहाँ तो बोल रहा था कि 0 साबित करना है, लेकिन हमारे पास 0 नहीं आया, तो उसी चीज को हम लिख देंगे अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए n का मान कुछ भी हो जाए 6 के पावर n जो है कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, आशा कर रहा हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट सवाल में। ठीक है, देखिए 7 नंबर सवाल दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 प्लस गुना 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 प्लस 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों। देखिए सबसे पहले हम लोग को समझने के लिए समझना होगा कि भाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, देखिए हम बताते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हिंट देते हैं। भाज्य संख्या जो उसे कहते हैं जिसका कम से कम 2 गुणनखंड हो, सॉरी कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड हो। जैसे मान लीजिए अगर हम एक संख्या लिख रहे हैं 3 को गुणनखंड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1 गुना 3। तो देखिए इसका जो है 2 ही गुणनखंड हो रहा है, तो यह एक भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या है। जैसे हम लिख रहे हैं 4 और 4 का गुणनखंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 1, यानी इसका 3 गुणनखंड हो गया। यानी वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी कटे, उस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और तीसरे संख्या से भी कटे, उसे ही हम कहते हैं क्या, भाज्य संख्या। अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या के बारे में बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है कौन सा, 4। अगर कोई पूछे सर 2 क्यों नहीं होता है, 2 नहीं होता है। 2 जो होता है एक अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या है कि वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, सॉरी उसके अलावा किसी दूसरे से ना कटे। तो 2 क्या है, 2 को काटे तो क्या हो जाएगा 1 गुना 2 होगा, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या के रूप में आता है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या बोले तो क्या आता है 4 आता है। अब सवाल हम लोग को साबित करना है, क्या साबित करना है कि जो संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, थोड़ा इसको क्लीन करना है। सवाल दिया है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, और 2 नंबर सवाल का दिया हुआ है यहाँ पर, इसी में 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। हम लोग को साबित करना है कि यह संख्या भाज्य है। तो फिर कैसे साबित होगा, तो हम लोग किसी तरह साबित कर दे कि इन संख्याओं का गुणनफल जो है 2 से अधिक है, मतलब गुना जो है 2 से अधिक है। आप लोग को दिख रहा होगा कि देखिए इसमें तो बहुत सारा गुना दिया है, हम तो बोल रहे हैं 2 से अधिक नहीं, बहुत सारा गुना नहीं दिया, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह दिया है। ठीक है, हमको क्या करना है, कम से कम क्या होना चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं, इस वाले संख्या में देखा जाए तो यहाँ पर सभी गुना के रूप में है, अब प्लस के उधर भी क्या है, जोड़ है, प्लस के उधर भी एक संख्या है, प्लस के इधर भी संख्या है। देखा जाए तो दोनों में एक संख्या कॉमन दिखाई दे रही है 13। अगर हम 13 को बाहर कर दें तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 7 गुना 11 और प्लस 1, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, एक संख्या हो गया 13 और एक संख्या हो गया इतना। मान लेते हैं यह संख्या कितना है, n है, n है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 13 गुने n। अब बताइए भाज्य संख्या क्या होता है, जिसका जो है कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। देखिए तो 2 गुणनखंड तो इसका यहीं पर हो गया, अगर एक गुणनखंड और देखे तो एक भी तो इसका गुणनखंड होता है, यानी यहाँ पर 3 गुणनखंड हो गया। तो सबसे पहले तो यही साबित हो गया कि यह संख्या क्या है, भाज्य है, 13 गुने n के रूप में है, यह संख्या भाज्य, इसका 2 से अधिक गुणनखंड है। उसी प्रकार इसको देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सवाल में देखा जाए तो दोनों में 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। 5 को अगर बाहर निकाले तो क्या बच जाएगा, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुना 2, ठीक है, गुना 1, और प्लस में क्या दिया है 5, 5 तो बाहर निकाल दिया, क्या बच गया 1। अब देखिए इतना को भी हल करने के बाद क्या आएगा, कोई ना कोई एक संख्या आएगा, एक तो यहाँ पर है 5, और गुना करने के बाद कोई ना कोई एक संख्या आएगा। मान लीजिए वो संख्या क्या है, m। ये अभी कितना हो गया 5 गुने m, इसका भी क्या हो गया 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, एक हो गया 5, एक हो गया m, एक तो सबका गुणनखंड होता है, इसीलिए इसका भी क्या हो गया 3 गुणनखंड हो गया। अतः हम क्या लिख देंगे, अतः ये संख्याएं भाज्य है। बस हो गया सवाल बंद। हमको यही दिखाना था कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड, देखिए ना 2 तो यहीं पर गुणनखंड हो गया, एक होता है सबका गुणनखंड होता है, तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, इसीलिए हम कह देंगे क्या है कि यह संख्या भाज्य है। साबित हुआ।
इस चैप्टर का सबसे लास्ट सवाल, ठीक है, चलिए देखते हैं उसको। क्या दिया हुआ है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर पुनः एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं तो और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वे पुनः स्थान पर मिलेंगे। क्योंकि सवाल जो है पहले समझना जरूरी है, सवाल ज्यादा भारी नहीं है, हम बता देंगे लास्ट में ट्रिक क्या होगा। पहले इस सवाल को थोड़ा समझते हैं, ट्रिक क्या है पहले इसको नहीं देखेंगे, पहले सवाल को समझते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, यह मान लीजिए एक खेल का मैदान है, ठीक है, और इसके चारों ओर क्या है, वृत्ताकार आकार के साथ वृत्त के आकार का पथ है, मतलब रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18, मान लीजिए यहाँ पर एक लड़की है सोनिया, यह जो है एक चक्कर लगाती है, इसको कितना टाइम लगता है, 18 मिनट, ठीक है। और एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, और यहीं पर एक लड़का है रवि, इसको एक चक्कर लगाने में कितना लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। तो बोल रहा है कि वह एक ही समय में दोनों दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो आपको बताना है कि फिर से कितने समय के बाद पुनः एक ही जगह पर मिलेंगे, ठीक है। इसका तो एक ट्रिक है सबसे बढ़िया, लेकिन ट्रिक से पहले हम इस सवाल को थोड़ा समझ लेंगे कि क्या बोल रहा है, कैसे होगा। देखिए आप ही लोग बताइए कि सोचिए एक ही टाइम पर दोनों यहाँ से दौड़ना प्रारंभ कर रहे हैं, तो अगर इस पूरे सर्कल को अगर हम 4 भाग में बांट दें, ठीक है, चाहे मान लीजिए कि 3 भाग में बांट दीजिए, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में किसी को रवि जो है एक चक्कर कितना में पूरा कर रहा है, 12 मिनट में पूरा कर रहा है। तो सोचिए रवि को यहाँ से यहाँ आने में आधा दूरी तय करने में कितना लगेगा, 6 मिनट लगेगा, और फिर 6 मिनट में क्या हो जाएगा, पूरा कर लेगा, ठीक है। लेकिन सोनिया का तो वो केस नहीं है, सोनिया जो है 18 मिनट में चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो मान लीजिए सोनिया कहाँ पर आ रही है, 6 मिनट के बाद यहाँ पर आ रही है, अगले 6 मिनट के बाद यहाँ पर आ रही है। अरे यार मान लीजिए क्या हो जा रहा है कि सोनिया जो है 6 मिनट के बाद यहाँ आ रही है, अगले 6 मिनट के बाद यहाँ आ रही है, और फिर अगले 6 मिनट के बाद अपने पुनः स्थान पर पहुंच रही है जहां से वो चलना प्रारंभ की थी, ठीक है। तो समझिए इस सवाल में क्या बोल रहा है। सोचिए अगर रवि जो है यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है, तो 12 मिनट के बाद फिर से रवि क्या हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा। 12 मिनट के बाद रवि फिर से क्या हो जाएगा, वहीं पर आ जाएगा। लेकिन 12 मिनट बाद सोनिया कहाँ पर रहेगी, आप ही सोचिए, 6 मिनट में यहाँ पर आई, 6 मिनट में यहाँ पर है, सोनिया तो अभी यहीं पर है 12 मिनट के अंदर। तो सोनिया 6 मिनट के अंदर कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर रवि का टाइम लिख रहे हैं, यहाँ पर सोनिया का टाइम लिख रहे हैं। देखिए रवि जो है 12 मिनट में पहुंच गया यहाँ पर, लेकिन सोनिया जो है 12 मिनट में अभी कहां पर पहुंची है, यहीं पर पहुंची है। तो सोनिया जो है 12 मिनट पर अभी एक पास नहीं है, 12 मिनट में अभी दोनों क्या है, पास में नहीं है। सोनिया को यहां से लेकर यहां तक आने में 6 मिनट का टाइम और लग गया, तब तक 6 मिनट में रवि कहां आ गया, आधा दूरी तय कर लिया। कितना दूरी तय कर लिया यहाँ पर रवि, आधा दूरी और तय कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से रवि क्या करेगा, 6 मिनट में यहाँ पर आएगा। अब सोनिया क्या करेगी, इसको पकड़ना चाहेगी ना, 6 मिनट में सोनिया क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। 6 मिनट में रवि कहाँ चल जाएगा, पूरा अपनी जगह पर चल जाएगा। यानी 6 मिनट में रवि क्या हो जाएगा, 2 चक्कर लगा लिया, और 6 मिनट के बाद सोनिया भी यहाँ पर आ गई फिर से, यानी अभी तक सोनिया नहीं मिली है। फिर अगला 6 मिनट के बाद सोनिया तो आ जाएगी यहाँ पर 6 मिनट में, और रवि क्या हो जाएगा, 6 मिनट में आ जाएगा यहाँ पर। यानी 6 मिनट के बाद रवि यहाँ आ गया, 6 मिनट के बाद सोनिया यहाँ पर आ गई। फिर अब यहाँ से यहाँ तक जाने में सोनिया को लगेगा 6 मिनट, और यहाँ से यहाँ आने में रवि को लगेगा कितना, 6 मिनट। तो अगले फिर से यहाँ से यहाँ तक वही 6 मिनट में, यहाँ से यहाँ तक चला गया रवि 6 मिनट में। यानी यह तीनों जो है 3 चक्कर में क्या हो रहा है, आपस में आकर क्या मिल रहा है, यानी सोनिया का